नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में हम कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे जो कि प्रतिलोम समानुपात पर आधारित हैं और ये सारे के सारे प्रश्न मैंने NCERT की 8वीं कक्षा की किताब से लिए हुए हैं। प्रश्नावली है 13.2 और प्रश्न क्रमांक 5, 7, 8, 9 और 11 हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो 5वें प्रश्न में है कि किसी पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 और पशु आ जाएं, तो यह भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे पशुओं की संख्या हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे कितने दिन वो भोजन चलेगा वो कम होता जाएगा। ये भोजन की मात्रा जो है वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रही है। तो जैसे जैसे पशुओं की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो कितने दिन वो भोजन चलेगा वो कम होता जाएगा। तो हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। तो पशुओं की संख्या यदि 20 है तो भोजन जितने दिन चलता है वो होगा 6। और अगले केस में इन्होंने कहा है कि पशुशाला में 10 पशु और आ जाएं, मतलब पशुओं की संख्या 20 × 10 30 हो जाए। तो हमें पता करना है कि कितने दिन तक ये भोजन चलेगा। व्युत्क्रम अनुपात में है, मतलब कि पशुओं की संख्या और दिनों की संख्या का जो गुणनफल है वो दूसरे केस के पशुओं की संख्या और दिनों की संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। मतलब कि 20 × 6 बराबर होगा 30 × x के या 30x के, या x बराबर होगा 20 × 6 बटा 30 के। शून्य से ये शून्य कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6 मतलब कि 4। या आप कह सकते हैं कि वो भोजन जो है अभी 4 दिनों तक चलेगा। तो हम यहाँ पर उत्तर लिख लेते हैं 4 दिन। और अभी हम 7वां प्रश्न लेते हैं। इसमें बोतलों के एक बैच को 25 बॉक्सों में रखा जाता है, जबकि प्रत्येक बॉक्स में 12 बोतलें हैं। यदि इसी बैच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बॉक्स में 20 बोतलें हैं, तो कितने बॉक्स भरे जाएंगे। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि बोतलों की संख्या जो है वो कांस्टेंट है, वो नहीं बदल रही है। तो यदि आप एक बक्से में कम बोतलें रखेंगे तो बक्सों की संख्या आपको ज्यादा चाहिए होगी, और यदि आप एक बक्से में ज्यादा बोतलें रख सकते हैं तो आपको कम बक्से चाहिए होंगे। मतलब कि एक बॉक्स में रखी जाने वाले बोतलों की संख्या और जितने बॉक्स आपको चाहिए होंगे वो दोनों जो हैं आपस में प्रतिलोम समानुपात में हैं। तो यहाँ पर हम बॉक्सों की संख्या लिख लेते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं एक बॉक्स में बोतलों की संख्या। तो आपको 25 बॉक्स चाहिए होते हैं जब आप हर बॉक्स में 12 बोतलें रख रहे होते हैं। तो आपको पता करना है कि आपको कितने बॉक्स चाहिए जब आप हर बॉक्स में 20 बोतलें रख रहे हैं। तो यहाँ पर भी ये दोनों प्रतिलोम अनुपात में है, मतलब कि इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो 25 × 12 बराबर होगा 20 × x या 20x के, या x बराबर होगा 25 × 12 बटा 20 के। 5 × 20, 5 × 25, 4 × 12, या x का मान हुआ 5 × 15। तो आपको कुल मिला के 15 बॉक्सेस चाहिए होंगे यदि आप एक बॉक्स में 20 बोतलों को रख रहे हैं। तो इसका आंसर हुआ 15 बॉक्स और ये था 4 दिन। और 8वें प्रश्न में एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर जितनी वस्तुएं बनानी है वो फिक्स्ड है, वो हमें दिया नहीं गया है और हमें जानने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा है कि 63 दिन में उतनी वस्तुएं बनाने के लिए आपको 42 मशीनों की जरूरत होती है। और यदि वही वस्तुएं आपको कम दिनों में 54 दिनों में बनानी हो तो आपको कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। तो दिनों की संख्या और मशीनों की संख्या जो है एक दूसरे के प्रतिलोम समानुपात में है। मशीनें कम होंगी तो उतना ही उत्पादन करने के लिए आपको ज्यादा दिन लगेंगे, और यदि आपको जल्दी वो काम करना है, कम दिनों में वो काम करना है, तो आपको मशीनों की संख्या को बढ़ाना होगा। तो एक चीज पक्की है कि ये व्युत्क्रम अनुपात में है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं दिनों की संख्या और यहाँ पर हम लिख लेते हैं मशीनों की संख्या। 63 दिन में उतना सामान बनाने के लिए आपको 42 मशीनें चाहिए और आपको पता करना है कि कितनी मशीनें आपको चाहिए होंगी उतना ही सामान 54 दिन में बनाने के लिए। तो चूंकि ये प्रतिलोम समानुपात में है, मतलब कि इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो 63 × 42 बराबर होगा 54 × x के, या x बराबर होगा 63 × 42 बटा 54 के। 9 × 54, 9 × 7 = 63, 6 × 7 = 42 और 7 × 7 = 49। मतलब कि x का मान जो है वो है 49। या आप कह सकते हैं 54 दिनों में उतना ही सामान बनाने के लिए आपको 49 मशीनों की आवश्यकता होगी। 9वां प्रश्न है
एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसे कितना समय लगेगा? तो हम यहाँ पर कार की चाल और यहाँ पर समय लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक स्थान तक पहुंचना है, मतलब वहां तक पहुंचने का डिस्टेंस या दूरी जो है वो कांस्टेंट है, वो नहीं बदल रही है। मतलब कि यदि आप स्पीड को बढ़ा देंगे तो आपका लगने वाला समय जो है वो कम हो जाएगा। या आप कह सकते हैं कि चाल और समय जो है वो एक दूसरे के प्रतिलोम समानुपात में है। तो इन्होंने कहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने पर 2 घंटे का समय लगता है, और हमें पता करना है कि यदि वही कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तो हमें कितना समय लगेगा। मान लीजिए कि t समय लगता है। तो चूंकि ये दोनों राशियां प्रतिलोम अनुपात में है, मतलब कि इन दोनों का गुणनफल केस 1 में दोनों राशियों का गुणनफल केस 2 में दोनों राशियों के गुणनफल के बराबर होगा, या 60 गुणा 2 बराबर होगा 80 गुणा t या 80 t के। या आप कह सकते हैं t बराबर होगा 60 गुणा 2 बटा 80 के। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, या 3 बटा 2 घंटे आपको लगेंगे। या आप 3 बटा 2 को आप लिख सकते हैं 1 सही 1 बटा 2, या 1 घंटा और 30 मिनट। आधा घंटा जो है वो बराबर होगा 60 बटा 2 या 30 मिनट के। तो यहाँ पर लगने वाला समय जो है वो बराबर है 1 घंटा 30 मिनट के। ठीक है, तो इसका उत्तर हुआ 1 घंटा 30 मिनट। 11वें प्रश्न में किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के 8 कालांश या पीरियड्स होते हैं। यह कल्पना करते हुए कि कार्य समय उतना ही रहता है, यदि स्कूल में बराबर अवधि के 9 कालांश हो तो प्रत्येक कालांश का समय कितना होगा। यहाँ पर उन्होंने एक दिन में स्कूल में जितने घंटे पढ़ाई होती है वो फिक्स कर दी है, और उस अवधि को उन्होंने कुछ कालांशों या कुछ पीरियड्स में बदल दिया है। तो 45 मिनट का पीरियड होने से आप 8 पीरियड्स मिलते हैं, और आपको पता करना है यदि आपको 9 बराबर अवधि के कालांश या पीरियड्स करने हैं तो हर पीरियड का ड्यूरेशन या अवधि क्या होगी। चूंकि टोटल अवधि कांस्टेंट है, मतलब कि यदि आप पीरियड छोटा करते जाएंगे तो नंबर ऑफ पीरियड्स आपके बढ़ जाएंगे, लेकिन आप यदि हर पीरियड की अवधि को बढ़ा दें तो आपको उतने ही समय में नंबर ऑफ पीरियड्स जो है वो कम मिलेंगे। तो आप कह सकते हैं एक पीरियड की अवधि और नंबर ऑफ पीरियड्स वो दोनों जो है आपस में प्रतिलोम समानुपात में है, मतलब कि उन दोनों का गुणनफल जो है वो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर हम अवधि लिख लेते हैं और यहाँ पर हम कालांश या पीरियड्स की संख्या लिख लेते हैं। तो यदि 45 मिनट की अवधि है तो कालांश की संख्या है 8, और यदि हमको 9 कालांश करने हो तो हर कालांश की अवधि कितनी होगी वो हमको पता करना है, मतलब कि इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर है। या आप कह सकते हैं 45 गुना 8 बराबर है 9 गुना x या 9x के, या x बराबर है 45 गुना 8 बटा 9 के। 9 पंचे 45 और 8 पंचे 40। मतलब कि यदि आपको उतनी ही अवधि में 9 कालांश बनाने हो तो आपको हर कालांश 40 मिनट का करना होगा। तो इसका उत्तर हुआ 40 मिनट। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो से हम सीखेंगे गुणनखंडन के बारे में, जो कि अध्याय क्रमांक है 14 एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की किताब में। तो पहले ही हमने किसी वर्गीय समीकरण का कैसे गुणनखंडन करते हैं वो सीख रखा है, लेकिन हम इस किताब के कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे और कुछ और विधियों को सीखेंगे, और हम सीखेंगे कि किन्हीं भी दिए हुए बीजगणित के व्यंजकों को कैसे गुणनखंडित करते हैं। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। बहुत ही जरूरी है ये सीखना, क्योंकि इसका प्रयोग भी आप हायर क्लासेस में बहुत ज्यादा करते हैं। तो अच्छा होगा कि आप इस पर भी जितने भी आपको प्रश्न मिले उन्हें हल कर लें। और सीधा और प्रतिलोम समानुपात पर आधारित प्रश्न जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इन पर भी आधारित जितने भी प्रश्न मिले आप उन्हें हल कर लीजिए, और यदि आपको कोई परेशानी हो तो आप उन प्रश्नों को यहाँ पर कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, मैं आपको उन्हें हल करके भेज दूंगी। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और आने वाले समय में बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिए कि वो भी मैथ स्मार्ट हिंदी देखें, इसे सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।